कि कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कई लोगों को जेल से बाहर जाने की इजाज़त दी गई और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि आप अभी तक यहीं हैं। मतलब उस महामारी में भी किसी को ये याद रहा कि इस एक कोई उमर खालिद है जिसे बाहर नहीं भेजना है। उस महामारी में भी उसकी पहचान याद रखी गई, उसकी निशानदेही को याद रखा गया। इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ जो एक आम कैदी को मिलनी चाहिए वो भी उसे नहीं मिलती नज़र आ रही हैं। ये बहुत चिंता की बात है और जब तक ये है अदालतों के मंच से हमने तमाम बहसों में, कानून के फैसलों में यही पढ़ा और समझा, अदालतों की टिप्पणियों में देखा और जाना कि ज़मानत अधिकार है और जेल अपवाद है। लेकिन 1000 दिन उमर खालिद के जेल में ही हो गए और आज आप सभी जो भी इस मौके पर यहाँ जमा हैं, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा है और आप सबके सैकड़ों मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो लाइव लोग देख रहे हैं, उन सब ने एक बहुत बड़ा काम किया है। पूरी कोशिश यही है कि उमर खालिद की लड़ाई भुला दी जाए, लेकिन आप सब ने आकर जता दिया कि लड़ाई भुलाई नहीं जा सकेगी। उसकी अकेले की लड़ाई अंदर की है, लेकिन बाहर भी आप उसकी यातनाओं को जो वो झेल रहे हैं उसे आप महसूस करते रहेंगे। हमने पिछले 9 सालों के दौरान राज्य की हिंसा करने की क्षमता को बदलते हुए देखा है। अब राज्य अपनी पार्टी, गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए आप पर मानसिक हिंसा करता है, आपको बदनाम करता है और इसकी शुरुआत अगर ठीक तरीके से देखी जाए, संगठित तरीके से देखी जाए तो उमर खालिद से होती है। जब वो अनजाने में उन टीवी चैनलों के स्टूडियो में चले गए इस उम्मीद में कि इन चैनलों के ज़रिए किसी की बात रखी जाती है, किसी का पक्ष रखा जाता है, मगर जब तक वो जाते तब तक चैनलों ने अपना रुख हमेशा हमेशा के लिए आने वाले 10-12 साल और न जाने और कितने साल के लिए बदल लिया था। तो उस गोदी मीडिया आईटी सेल पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए एक पीएचडी के छात्र को देशद्रोही के रूप में स्थापित कर दिया गया। समाज की नज़र में उसे कमज़ोर कर दिया गया जो पहले से ही कमज़ोर था। हमारी आपकी तरह पढ़ने लिखने वाला एक लड़का था जो नहीं जानता था कि उसके पीछे इतनी तैयारी से सिस्टम ने हमले के सामान जुटा लिए। दूसरा तरीका राज्य ने अपनी हिंसा का ये बदला, ये आप सभी जो सुन रहे हैं उसे समझना भी चाहिए कि पहले राज्य कानून की धाराओं की आड़ में छिपकर हिंसा करता था, लेकिन अब हिंसा करने के लिए वो कानून बनाने लगा है ताकि वो खुलकर हिंसा कर सके। ये बदलाव आया है और आज राज्य हम सब देख रहे हैं। सिर्फ उमर खालिद नहीं हैं, शोमा सेन भी हैं भीमा कोरेगांव केस में 5 साल से अंडर ट्रायल है। जब बड़े बड़े न्यायाधीशों को अंडर ट्रायल के बारे में बोलते हुए सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यही 2-4 केस उन्हें भी नज़र नहीं आते होंगे या उन्होंने भी अपनी सुविधा के हिसाब से इन कुछ केस को देखना सुनना बंद कर दिया है, इस तरह से कि ये केस छोड़कर बाकी और केस पर बोला जाए। तो कभी भी सबके सामने में है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की है ज़मानत को लेकर, सबके सामने ये बात है, मगर कभी भी 1000 दिन तो सुनवाई चली है दिल्ली की निचली अदालतों में, बेतवा शर्मा ने लिखा है, और कोई 400-300 दिन दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह से ज़मानत को लेकर सुनवाई चलती रही है। इसके बाद भी ज़मानत एक इतनी मुश्किल उम्मीद इस लड़ाई में बनकर सामने आ गई है। यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी कभी न्याय व्यवस्था की अंतरात्मा किसी रात तो जगती होगी और जब जग जाएगी तो देखेगी कि कानून के हाथ लंबे नहीं, उस कानून के हाथ रंगे हाथ भी होते हैं। उसे नज़र आएगा, वो बात समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। हम सब ने यह भी देखा है कि मीडिया के स्पेस से उमर खालिद को धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेल दिया गया, किनारे कर दिया गया, ताकि भुलाने की प्रक्रिया में तेज़ी आए। मैं अक्सर सोचता हूँ
कि जो लोग शुरू में बोला करते थे वो लोग आगे चलकर बोलने की प्रक्रिया से ऊब गए या उस प्रक्रिया के सहयात्री हो गए, जिसने ये तय किया है कि हम जब किसी के साथ इस तरह की यातना करेंगे, खूंखार धाराओं में उसे बंद कर देंगे तो उसे भूल जाना होगा, उसे उसके हाल पर छोड़ देना होगा। उमर खालिद की जितनी भी तस्वीरें आई इस दौरान, जहाँ भी छपी या चंद वीडियो में नज़र आए, मैंने एक हंसता हुआ लड़का देखा, लेकिन उस हंसी को देखकर अपने भीतर उदासी भर जाती थी कि हंसी जो है वो अपने लिए नहीं, वो हम सब के लिए छोड़कर जा रहा है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में सामान्य होंगे। इस वक्त एक ओवल में फालतू का मुकाबला चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ट्वीट करके अपने आप को क्रिकेट प्रेमी जता रहे होंगे। जता सकते हैं, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और ज़िंदगी को उसी रोशनी और संगीत के साथ जी सकते हैं, मगर याद करने का जो फ़र्ज़ था नागरिकों का बहुत लोगों ने भुलाया और ये होते हुए हमने देखा। उनके लिए एक ऐसा विषय बन गया जिस पर लिखना, जिस पर बोलना राज्य से टकराने के जैसा हो गया। वो अपना हिम्मत हारने लगे। लेकिन यहाँ आकर यही लगा कि शायद मैं उन 2-4 लोगों की परवाह कर रहा था। आप हज़ार लोगों को, सैकड़ों लोगों को नहीं देख रहा था जो आप राज्य से लड़ रहे हैं। राज्य कई तरह के सेंसर लगा रहा है, लेकिन फिर भी आप बातों को पहुंचाने के लिए अपने कैमरे हाथ में थाम कर उठाकर खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं याद करना चाहता हूं उमर के साथ आज बेतवा शर्मा को भी, जिन्होंने दिल्ली दंगों के मामले में शानदार रिपोर्टिंग की, आज भी की है बेतवा ने, और पहले भी सफूरा के मामले में उन्होंने शानदार रिपोर्टिंग की, और जिसकी वजह से लोगों ने जाना कि नताशा नरवाल, देवांगना कालिता, इन सब के साथ क्या हो रहा है। इन्हें ज़मानत मिली, लेकिन उमर खालिद को ज़मानत नहीं मिली। हम इस केस के बारे में जिस तरह से आज बेतवा ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस की गवाहियों में, उसकी दलीलों में कितने अंतर पाए गए हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और आप सभी को पढ़ना चाहिए कि एक पत्रकार ने, और पत्रकारिता सीखने के लिए भी पढ़ना चाहिए कि अपनी उस बात को कहने के लिए बेतवा शर्मा और उनकी टीम ने कितने हज़ार पन्नों के दस्तावेज़ों को पलटा होगा, और उनके वकीलों ने जो उमर के साथ लड़ रहे हैं उन लोगों ने कितनी कानून की किताबों को पलटा होगा कि इंसाफ और ज़मानत तक